हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं परिवहन से सबसे पहले क्या बताएंगे, आज आप लोग का बेसिक बताएंगे। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 परिवहन, ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर किसी ने कहूं से आया ना है, कोई यात्रा से आया ना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यानी कि अब हम लोग में और परिवहन चैप्टर में क्या पढ़ना है, रक्त के बारे में। तो रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है कि नहीं, रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है कि नहीं, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ना इसमें क्या है, रक्त के बारे में। क्या पढ़ना है, रक्त के बारे में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रक्त के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, या तो कहलाएगा सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। और रक्त एक प्रकार का कोलाइडी, रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्रकार क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग चछन्ना से छानते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चछन्ना में छानेंगे तो चाय पत्ती क्या आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाता है और चाय नीचे चल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर खून को छानेंगे ना, तो खून का कुछ अंश माने कुछ कोलाइडी कण कुछ ऊपर रह जाएगा और कुछ अंश नीचे चला जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक कोलाइड। क्या है, रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड कण है। फिर क्या है, रक्त एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है। संयोजिक ऊतक क्यों इसको बोले, क्योंकि ये बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। बॉडी को क्या करता है, यानी कि पूरा बॉडी में रक्त क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, यानी रक्त एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक प्रकार क्या है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। आगे चलते हैं, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो जब 7.4 होगा तो क्या होगा, आम्ल होगा कि क्षार होगा। तो जब 7.4 होगा तो क्या होगा, यह क्षार होगा, और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि प्राकृतिक होता है, जो कि क्या होता है, प्राकृतिक जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है, जो कि क्षारीय होता है। मेल में यानी हम लोग में 5.5 लीटर क्या होता है, रक्त पाया जाता है। 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, वजन के अनुसार हमारे शरीर में रक्त 7% होता है। कितना, 7%। क्या होता है, 7%। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट 20 किलो का है, ठीक है, 20 किलो का है, तो 7% उसमेमें खून होगा, तो इसको निकालते हैं 7%, यानी 7 बटा क्या होगा, 100। 20 × 100 कट गया, यानी इसको भागा दे देंगे, 7/5 में भागा दे देंगे तो क्या होगा, 5 का 5 एक मरतबे हो गया, 2 5 चौके 20, यानी 1.4 लीटर उस व्यक्ति में क्या होगा, खून 100% रहेगा। यानी कि वजन के अनुसार 7% हमारे शरीर में क्या होता है, खून होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग का आगे क्या पढ़ना है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं। जैसे आप लोग खाए हैं, मुर्गा खाए हैं, तो मुर्गा के हड्डी में एक बीच में क्या रहता है,
छेद रहता है। अब देखें मुर्गा के, जब मुर्गा खाइएगा ना तो उसमें देखिएगा बीच में छेद रहता है, जिसको हम लोग चावते हैं तो उसमें क्या निकलता है, रस निकलता है। उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। यानी कि रक्त का निर्माण हम लोग में कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में यानी हड्डी में कहाँ निर्माण होता है। अगर पूछेगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। बोन मैरो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई टांग खाता है मुर्गा का, तो मुर्गा के टांग में देखिएगा उसको हड्डिया के बिचवा में काला काला रस निकलता है, जिसको हम चूसते हैं, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। एक है रक्त का निर्माण कहाँ होगा, एक होगा लीवर में। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है भ्रूण। भ्रूण हम लोग उसको कहेंगे जब तक बच्चा माँ का पेट में है, जब तक बच्चा माँ का पेट में, उसको बोलेंगे भ्रूण। जैसे माँ का बच्चा पेट में है तो उस समय उसका हड्डी क्या होगा, लुचुर पुचुर होगा, एकदम मुलायम होगा। तो उस समय उसका रक्त निर्माण कहाँ होगा, तो उस समय उसका रक्त निर्माण होगा लीवर में। कहाँ होगा, हड्डी में नहीं, अस्थि मज्जा में नहीं, कहाँ निर्माण होगा, लीवर में निर्माण होगा, अस्थि मज्जा में नहीं। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो क्या होता है, लुचुर पुचुर करते रहता है। क्या करते रहता है, लुचुर पुचुर। तो लुचुर पुचुर करते रहेगा तो उसका हड्डी रहेगा, हड्डी ना रहेगा, यानी हड्डी में रक्त का निर्माण नहीं होगा। कहाँ होगा, लीवर में निर्माण होगा। लेकिन हम लोग में कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है भ्रूण। भ्रूण कहने का मतलब हुआ जब तक बच्चा माँ का पेट में है उसको बोलेंगे भ्रूण, और जैसे ही बच्चा बाहर निकल गया उसको क्या बोलेंगे, बच्चा। क्या बोलेंगे, जैसे ही माँ के पेट से बच्चा बाहर निकल गया तो क्या बोलेंगे, बच्चा। लेकिन पेट में है उसको बोलेंगे भ्रूण। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। हम लोग का क्या पढ़ना है, रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो मान के चलिए जैसे रक्त में बहुत सारा पार्ट मिला हुआ है। जैसे हम लोग चीनी घोरते हैं, जैसे शरबत पीते हैं तो शरबत में कई सारा पार्ट मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है ना। तो रक्त में ऐसे ही कई सारा पार्ट मिला हुआ है। एक हो गया प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा का तरल पदार्थ, ये हो गया ठोस पदार्थ। जैसे शरबत पीते हैं तो शरबत में तरल पदार्थ कौन हो गया, पानी हो गया, और चीनी क्या हुआ, ठोस पदार्थ हुआ। और दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, रस बनेगा। तो ऐसे ही प्लाज्मा को और ठोस पदार्थ को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, रक्त बनेगा। यानी रक्त को दो भाग में बांट देंगे, एक भाग को बोलेंगे प्लाज्मा, एक भाग को बोलेंगे ठोस पदार्थ। अब प्लाज्मा करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग को ब्लड कट जाता है, ब्लड कटता है ना, तो ब्लड कट गया तो ब्लड कटने के बाद कुछ देरी के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वह जम जाता है। तो जमने के बाद उसका कुछ अंश पानी की तरह होता है, कुछ अंश क्या होता है, पानी की तरह, कुछ अंश नीचे रह जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले पूछेगा कि प्लाज्मा, हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55 से 60%, और ठोस पदार्थ 40 से 45%। ठोस पदार्थ कहने का मतलब इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब आ गया। तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाया जाता है, 3 होगा, 2 का नहीं होगा, 3 होगा। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाया जाता है, क्या गो, 3 प्रोटीन प्लाज्मा में। आगे तो पूछेगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो बोलेंगे 55 से 60%। 55 रहे फिर भी आंसर, 60 रहे फिर भी आंसर, दोनों सही होगा। लेकिन कोई एक ऑप्शन रहे तो कोई एक ही को रहेगा, या तो 55 रहे या तो 60 रहे, दोनों ऑप्शन नहीं रह सकता है। अब हम आगे चलते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाया जाता है। पहला हो गया फाइब्रोनोजिन, क्या हो गया, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, और 3 क्या है, हिपैरिन। अब फाइब्रोनोजिन क्या काम करता है, जैसे हम लोग को बुखार लगता है ना, तो यही प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल देंगे तो क्या बचता है, सीरम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग का बुखार लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, सुई से खून को निकाला, एक डिब्बा में पैक करता है, उसको कुछ देरी के बाद छोड़ देता है तो रक्त देखिएगा, रक्त चल जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, और कुछ अंश पानी वाला कुछ अंश ऊपर रह जाता है।
पानी वाला कुछ अंश ऊपर और रक्त रह जाएगा नीचे, उसी को बोलते हैं फाइब्रोनोजिन। यानी कि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाएगा तो क्या बचता है, सीरम। डॉक्टर इसी को चेक करता है कि तुम्हारे रक्त में कौन सा बीमारी है, यानी कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी नहीं है। यानी कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये दोनों का एक ही काम है, यह दोनों का एक ही काम है। यानी कि प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजिन को निकाल देने से क्या बचता है, सीरम बचता है। यही डॉक्टर चेक करता है, सीरम को चेक करता है, खून का नहीं चेक करता, सीरम के। जैसे आप लोग देखिएगा कि जब भी जाइएगा ना चेक करवाने, तो देखिएगा कि उसमें क्या एक डिब्बा में पैक करता है, एक इतना छोटा सा डिब्बा रहेगा, उसमें पैक करेगा और कुछ देर के बाद छोड़ देता है। छोड़ने के बाद रक्त नीचे और पानी वाला कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है, और वहीं उसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल के चेक किया जाता है, यानी सीरम बचता है, तो सीरम को हम लोग चेक करते हैं। अभी क्या है, एक है हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या है, जैसे हम लोग को खून का कटा, यानी कि हाथ काटा, तो रक्त बाहर निकलते ही जमने लगता है, रक्त बाहर निकलते ही जमने लगता है, लेकिन शरीर में क्यों नहीं जमता है, कारण तो है ना। जैसे रक्त काटा तो रक्त बाहर निकलते क्या होता है, जमने लगता है, लेकिन हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है, तो यह हिपैरिन का काम है। हिपैरिन क्या करता है कि शरीर में खून को, ब्लड को जमने नहीं देता, लेकिन यह जैसे ही काटा तो प्लाज्मा में क्या है, हिपैरिन। तो जैसे ही काटा, यानी कि वायु के संपर्क में जैसे ही वायु के संपर्क में आया, यह है हिपैरिन, तो वायु से रिएक्शन करके तुरंत इसको जमा देता है, और जमाने के बाद यही 5, 6, 7 दिन के बाद खोटी बन जाता है। जैसे आप लोग ऐसे समझे, जैसे डॉक्टर सुई देता है, देखे ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, सुइया को ऐसे करके ठोकता है, उसमें से जो सुइया में, उसको क्या बोलते हैं, सुइया में जो ऑक्सीजन है ना, उसको सबसे पहले निकालता है। अगर वह नहीं निकालेगा, अगर ऐसे करके ठोक के हवा को नहीं निकालेगा, तो जैसे ही सुई देगा तो उसमें क्या है, हमारे खून में क्या है, हिपैरिन। तो जैसे वायु से संपर्क किया तो नस फूलने लगता है और तड़तड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि हिपैरिन का काम है कि जैसे वायु से संपर्क करेगा तो खून को तुरंत जमा देगा। तो इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले सिरिंज को ठोकता है कि इसमें गैस उसना है, यानी हवा बनाना है, सबसे पहले इसको ठोक के निकालेगा, उसके बाद सुई देता है। अगर ठोक के नहीं निकाला, अगर इस सुई में रह गया ऑक्सीजन, यानी हवा रह गया, तो जैसी सुइया देगा तो क्या होगा, हम लोग के खून में कौन सा प्रोटीन है, हिपैरिन। तो हिपैरिन जैसी वायु से संपर्क करेगा तो क्या होगा, जमने लगेगा और फूलने लगेगा और दर्द देने लगेगा। यानी कि हिपैरिन का काम है रक्त को जमाना। कभी कभी क्या होगा, ये लड़का या लड़की में कभी क्या होता है, कम पाया जाएगा तो रक्त जमवे नहीं करेगा। आप ऐसे दावले हैं, जम ही नहीं रहा, फिर छोड़ेंगे, फिर बाल खून बिगना स्टार्ट, जमवे नहीं करेगा। अगर हिपैरिन उसमें कम है तो हाल ही नहीं जमता है। और कोई कट गया, तुरंत नहीं दावा और तुरंत जम गया, यानी जमाने का कौन काम करता है, हिपैरिन। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने में काम करता है, तो हिपैरिन। आप लोग याद रखें, हिपैरिन। अब चलते हैं हम लोग ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम लोग एक करके पढ़ेंगे, इसका काम क्या है। आप लोग याद रखें कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन, पहला फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन। रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, 55 से 60%। ये सब रक्त में मिला हुआ। जैसे हम लोग चीनी का शरबत पीते हैं, तो हम लोग शरबत पीते हैं तो शरबत में चीनी मिला हुआ, पानी मिला हुआ, मिक्स है ना। तो ऐसी रक्त में सब मिक्स है, प्लाज्मा मिक्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब मिक्स है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक करके पढ़ेंगे, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट क्या है। अब एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे, आरबीसी है ना। तो सबसे पहले
आप लोग जाने कि इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल। क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। क्या हुआ? रेड ब्लड सेल यानी कोशिका, रेड ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम क्या हुआ? इसका लिखेंगे दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया एरिथ्रोसाइट। क्या हुआ? एरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या हुआ? दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। फिर आगे चलेंगे, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इसका जीवन काल इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। 120 दिन का कितना होता है? 120 दिन का। फिर आगे चलेंगे, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। यानी आरबीसी इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। क्यों? कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। और इसमें आरबीसी में क्या पाया जाएगा? हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा? हेमोग्लोबिन। लिखेंगे इसमें हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। अपडेट पूछेगा रक्त लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण? एचबी के कारण, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण। आगे चलते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। 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 इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और आगे चलते हैं, और यहां से एक ऑब्जेक्टिव आप पूछेगा कि रक्त तो लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। लेकिन रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लिखेंगे लोहा। क्या लिखेंगे? लोहा। यानी आरबीसी आप लोग ऐसे लिख लें, रक्त हो गया। रक्त का लाल रंग किसके कारण होगा? एचबी के कारण। शॉर्ट में लिख देते हैं एचबी के कारण। और एचबी में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो लोहा, एफी। क्या होगा? एफी तत्व पाया जाता है। अब हम लोग इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आरबीसी का पूरा नाम क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम क्या हुआ? एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन का। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। डायरेक्ट पूछेगा आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। और आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 120 दिन का। फिर पूछेगा कि रक्त लाल किसके कारण होता है? तो क्या बोलेंगे? एचबी यानी हेमोग्लोबिन के कारण। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? लोहा, एफी। इसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या होता है करीब 5 लाख। इसकी संख्या कितना होगा? 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख। ये सब आप लोग याद रखें। पहले रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। जीवन काल 120 दिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग। और इसमें क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त लाल होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और रक्त लाल हेमोग्लोबिन के कारण। लेकिन हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो एफी। इसकी संख्या 5 लाख होता है। अब हम आगे चलते हैं।
आगे हो जाएगा WBC। क्या होगा? WBC। इसको आप लिख लें। आगे होगा WBC। क्या होगा? WBC। WBC। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? WBC। 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 तो सबसे पहले लिखेंगे इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। तो लिखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होगा? सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। क्या होगा? ल्यूकोसाइट। क्या होगा? ल्यूकोसाइट। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। और चलते हैं, यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। 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 क्या करता है? रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें केंद्रक पाया जाए कि नहीं? इसमें केंद्रक पाया जाता है। 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 और क्या था? इसकी जीवन काल कितना होगा? इसकी लिख लेंगे। इसकी जीवन काल कितना होगा? इसका जीवन काल होगा 12 से 20 दिन का। कितना होगा? 12 से 20 दिन का। और इसकी संख्या कितना होगा? 10 लाख। इसकी संख्या कितना होगा? 10 लाख। कितना होगा? 10 लाख। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं। पहला हो गया RBC। एक चीज और इसमें छूट गया। इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित होता है। RBC का आकार निश्चित होगा, लेकिन इसका आकार अनिश्चित। इसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे WBC का पूरा नाम क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जिस कैंडिडेट में 10 लाख से प्लेटलेट कम है तो उसको रोग हाल ही पकड़ेगा। अगर 10 लाख से अधिक है उसको रोग हाल ही नहीं पकड़ेगा। जैसे या रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि मच्छर काटा तो हाली रोग नहीं पकड़ेगा, कुछ काटा तो हाली रोग नहीं होगा, हाली आप बीमार नहीं होइएगा। यानी यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? WBC यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। यह रोगों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या था? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। इसकी संख्या 10 लाख होता है। मेन इसमें मुख्य क्या है पूछेगा? WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस कैंडिडेट में 10 लाख से कम है, 10 लाख से WBC कम है, उसको रोग हाली पकड़ेगा। कहीं जाएगा, धूप में गया तुरंत रोग पकड़ लेगा, नहाया तुरंत सर्दी खोखी हो जाएगा। कहने का मतलब यानी यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर 10 लाख है तो ठीक है, 10 लाख से अधिक है फिर भी ठीक है, लेकिन 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। यानी यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अब हम आगे चलते हैं। एक रह गया कौन? प्लेटलेट्स। क्या रहेगा? प्लेटलेट्स। मेन इसमें यह काम जरूरी है। डेट पूछेगा कि रोगों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो WBC। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन तक। ये दोनों हमेशा पूछेगा एग्जाम में, ये वाला
और ये वाला हमेशा पूछेगा, आप लोग याद रखें। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग का आगे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 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 क्या है? प्लेटलेट्स। इसको पढ़ लेते हम लोग। लिखेंगे इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस, इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है। फिर लिखेंगे यह रक्त को थक्का बनाता है। यह रक्त को थक्का बनाता है। यह रक्त को थक्का बनाता है। यह रक्त को क्या करता है? यह रक्त को थक्का बनाता है। क्या करता है? यह रक्त को थक्का बनाता है। और लिख लेंगे इसका दूसरा नाम प्लेटलेट, रक्त बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, रक्त पट्टिकाणु, सब इसी का नाम है। लिखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम हो गया? थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम हुआ? थ्रोम्बोसाइट। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइट, या इसी का नाम है रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, सब एक ही नाम है। यानी कि इसका नाम, एक नाम क्या है? रक्त बिंबाणु। सब इसी का नाम है रक्त बिंबाणु रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, सब एक ही नाम है। आगे चलते हैं। इसकी अगर मच्छर काट लिया, यानी कि डेंगू मच्छर काटने से प्लेटलेट क्या होता है? कम जाता है। तो लिखेंगे डेंगू मच्छर काटने से क्या होगा? प्लेटलेट क्या होता है? कम जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? कम जाता है। प्लेटलेट क्या होता है? कम जाता है। यानी कि डेंगू मच्छर काटेगा ना, तो यह प्लेटलेट क्या होगा? कम जाएगा। तो जब कम जाएगा तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? या तो बकरी का दूध पिएंगे, या तो अनार खाएंगे। यानी प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बकरी का दूध पिएंगे। यानी प्लेटलेट, जैसे डेंगू मच्छर काटा तो कौन कम? प्लेटलेट कम गया। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या खाएंगे? या तो बकरी के दूध पिएंगे, या तो अनार खाएंगे। यानी कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बकरी का दूध पिएंगे। क्या करेंगे? बकरी का दूध पिएंगे। बकरी का दूध पिएंगे या फल खाएंगे। या करके क्या लिखेंगे? फल खाएंगे। फल खाना। और लिख लेंगे इसमें, इसकी जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का होता है। इसकी जीवन काल कितना होगा? 7 दिन का होगा। कितना होगा? 7 दिन का होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट का क्या काम है? इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। यह रक्त को थक्का बनाता है। क्यों? जैसे रक्त काटा तो कुछ न कोई तो ऐसा रक्त होगा जो रक्त को अगर प्रोटीन पूछे कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है, तो क्या होगा? या तो हिपैरिन या प्रोथ्रोम्बिन, ये सब, या तो प्रोथ्रोम्बिन होगा। लेकिन देख पूछेगा कि रक्त को जमाने में कौन सा रक्त सहायक करता है, तो क्या बोलेंगे?
प्लेटलेट्स। अगर उसमें प्रोटीन लगा दे तो या तो आंसर होगा हिपैरिन, या तो होगा फाइब्रोनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन अगर रक्त को जमाने में कौन सा रक्त सहायक करता है, यानी कौन सा ठोस पदार्थ सहायक करता है, तो प्लेटलेट्स। अब आगे चलते हैं, इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। यह रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने करने के लिए क्या होगा, रक्त को जमा देगा। जैसे हाथ काटा तो दाबेंगे तो तुरंत जम जाएगा। अगर प्लेटलेट कम रहेगा तो नहीं जमेगा। आप दाबते रहें, नहीं जमेगा, दाबे फिर छोड़ें, फिर खून ये क्या होगा, खून क्या होगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हाल ही नहीं जमेगा। लेकिन प्लेटलेट ज्यादा होगा, दाबेंगे तब खून जम जाएगा, यानी रक्त को थक्का बनाएगा। यानी डायरेक्ट पूछेगा रक्त को थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स। क्या होगा, प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। मच्छर काटने से क्या होगा, प्लेटलेट क्या होगा, कम जाएगा। मच्छर काटेगा ना तो यही प्लेटलेट क्या होगा, कम जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कहता है डॉक्टर, या तो बकरी का दूध पीजिए, या तो अनार फल खाइए। और इसकी जीवन काल 7 दिन का होता है। ये रक्त के बारे में पूरा बेसिक था। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।